नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी प्रयोक्ता के लिए सामान्य अध्ययन पेपर का 50वां प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉडल पेपर आज हम लोग हल करने जा रहे हैं। इसके पहले हम 49 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं और साथ में जीआईसी जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर भी आप जो हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और जैसी एग्ज़ाम डेट जो है 19 सितंबर 2021 को ये परीक्षा आयोजित कराया जाएगा। और इसमें आपको पता होगा कि 40 प्रश्न जो है जीएस से पूछे जाने हैं और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। टोटल 120 प्रश्नों का पेपर होगा, जिसमें इस बार नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, एक तिहाई नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। और इस वीडियो में जो है हम लोग केवल जीएस पेपर को देखेंगे, जो कि 40 क्वेश्चन इस वीडियो में है और ये आपका 50वां मॉडल पेपर है आज का। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से जाके। उसके बाद आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है। गोल यानी कि आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी सेलेक्ट करेंगे। फिर जो है आपको उसी से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज़ कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है। यदि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ का फ्री जो है सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और प्राइस हाइक होने वाला है बहुत जल्द, तो आप जो है जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी करेंट रेट में अभी आपको जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसके बाद फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद शिखर यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज अनअकैडमी पे कराया जा रहा है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आरओआर के लिए जो है फ्री टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है अनअकैडमी पे, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 अगस्त को, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त को ये जो है टेस्ट कराया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जलवायु परिवर्तन के बदलाव के नियंत्रण के लिए नीतियां बनाना और उन्हें लागू करना। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यह है सागरीय यानी कि महासागर, ए विकल्प सही हो जाएगा। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र महासागर है और किसी तंत्र की पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता उसके जैविक एवं अजैविक घटकों पर ही निर्भर करती है। अजैविक घटक जैसे कि तापमान, प्रकाश आदि जैविक घटकों को निर्धारित करते हैं। तो सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र पूछा गया है, महासागर से हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आयकर से, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर कोड आयकर से संबंधित है और आयकर प्रत्यक्ष कर होता है। और डीटीसी में जो है प्रस्तावित मसौदा के अंतर्गत शेयरों में पूंजीगत लाभ, इंश्योरेंस, मैच्योरिटी और पीपीएफ सहित सभी स्रोतों से आमदनी पर टैक्स लगाने का भी प्रस्ताव है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षतः काफ़ी अधिक होती है? तो यह होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। पांचवा प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव क्या है यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वैश्विक ताप में वृद्धि। हरित गृह प्रभाव का सीधा परिणाम है कि वैश्विक ताप में वृद्धि अर्थात भूमंडलीय उष्मीयकरण। पृथ्वी द्वारा उपस्थित कुछ गैसें जिन्हें हरित गृह गैसें कहा जाता है, जैसे कि जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी हरित गृह गैसें हैं जो सूर्य के ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं। इसे ही जो है हरित गृह प्रभाव कहते हैं। और छठवां प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एबीसी इंडेक्स संबंधित है स्वास्थ्य से, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह शिशुओं और बच्चों की जो है उपलब्धियों का सूचकांक 4 बुनियादी पहलुओं उत्तरजीविता जो कि अस्तित्व, पोषण, टीकाकरण और स्कूली शिक्षा के आधार पर मापा जाता है।
7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो यह हो जाएगा मीथेन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक मीथेन है, जिसकी 60 से लेकर 90% तक है, और अल्प मात्रा में उपस्थित कुछ अन्य गैसें हैं जिसमें एथेन है, प्रोपेन और ब्यूटेन है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक यानी भाग जो है मीथेन है। 8वां प्रश्न है, धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? तो होता है प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसे पैन कहा जाता है। पैन एक द्वितीयक प्रदूषक है जो कि प्रकाश रासायनिक स्मॉग में पाया जाता है। इससे आंखों में जलन व श्वसन रोग होते हैं। 9वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है? तो सन 2019 में प्रारंभ किया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 10 जनवरी 2019 को प्रदूषण से निपटने के लिए जो है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम योजना लॉन्च की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो यह कहा गया है इक्ष्वाकु वंश। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। और इक्ष्वाकु वंश, ये आपको पता होगा, प्राचीन भारत के शासकों का एक वंश है। इनकी उत्पत्ति सूर्यवंशियों से हुई थी और ये प्राचीन कोसल देश के राजा थे और इनकी राजधानी अयोध्या थी। रामायण और महाभारत में जो है इन दोनों वंशों के अनेक प्रसिद्ध शासकों का उल्लेख है। भगवान राम का संबंध भी जो है इसी वंश है, यानी कि इक्ष्वाकु वंश से ही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है? तो यह है अलग समिति। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अलग समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में युग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह मार्ग निर्माण से संबंधित थे। राजस्व प्रबंधन से जो है संबंधित थे समाहर्ता। इनको क्या कहा जाता था? समाहर्ता, जो कि राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको बता दें कि अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, उसमें 18 तीर्थों यानी कि विभागों की चर्चा की गई है, जिनमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया एग्रोनोमई किससे संबंधित है? ये मार्ग निर्माण से। समाहर्ता पूछा जाता है किससे संबंधित है? तो राजस्व प्रबंधन से संबंधित है। सन्निधाता पूछा जाता है, तो सन्निधाता है राजकीय कोषाध्यक्ष को कहा जाता था सन्निधाता। और इसी तरह जो है पूछा जाता है आपका सेनापति, जो कि युद्ध विभाग से संबंधित था। और प्रदेष्टा, ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश को कहा जाता था। तो यहाँ पे जो है आपका मार्ग निर्माण सही होगा, सी ऑप्शन। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यह सामाजिक असमानता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस सूचकांक की गणना में जो है 3 प्रमुख संकेतक हैं, जिनमें पहला है जीवन प्रत्याशा, उसके बाद है शिक्षा और तीसरा है प्रति व्यक्ति आय। और ये पूछा जाता है जो है किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक? तो मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है UNDP के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जारी किया जाता है HDI सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्कर लुईस के द्वारा। ऑस्कर लुईस द्वारा गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया था। और ऑस्कर लुईस एक अमेरिकी मानव विज्ञानी थे। अगला क्वेश्चन है, अब सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो आप देख सकते हैं एक तरफ दिया गया हड़प्पा पुरास्थल और दूसरी तरफ संघ राज्य या भारत के राज्य दिए गए हैं। तो सबसे पहला है बालू। बालू कहाँ है? तो हरियाणा में है। ई का हो जाएगा तीसरा। मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है ये। बी का हो जाएगा दूसरा। पाडरी कहाँ है? तो पाडरी है गुजरात में। सी का हो जाएगा चौथा। और हुलास कहाँ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। तो डी का हो जाएगा पहला। 3 2 4 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा।
16 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिचर्चा प्रारंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, आवर कॉमन फ्यूचर। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित जिस प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई, वह प्रतिवेदन आवर कॉमन फ्यूचर था। और पर्यावरण के संबंध में वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन क्षरण कम करने के लिए था, और वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के लिए था, ये जो है हस्ताक्षरित हुआ था। तो यहाँ पे जो है बी विकल्प सही होगा, आवर कॉमन फ्यूचर। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जईद, अल-मसूदी तथा अल-बरूनी ने किया है। और दूसरा है कि सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ? तो यहाँ आपका सी विकल्प सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जईद, अल-मसूदी और अल-बरूनी के द्वारा किया गया है, और सांबपुर यात्रोत्सव का संबंध भी किससे है? तो सूर्य पूजा से। तो दोनों ही सही है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो भारतीय शस्त्र अधिनियम सबसे पहला जो दिया गया है यहाँ पे, भारतीय शस्त्र अधिनियम, तो ये 1878 में आया। भारतीय शस्त्र अधिनियम एक हो जाएगा दूसरा। फिर है शाही पद अधिनियम, तो शाही पद अधिनियम आपका 1876 में आया, बी का हो जाएगा पहला। सी है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया आपका 1861 में। कब आया? 1861 में। सी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। और 214 हो गया यहाँ पे। उसके बाद है डी ऑप्शन, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। 214 था, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब आया? तो ये आया आपका 1869 में, 1869 में। तो ये हो जाएगा आपका 3, 2143। तो 2143 आप देख सकते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो एक सबसे पहला दिया गया आपको सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? तो नगरीय सभ्यता थी, एक हो जाएगा चौथा। उत्तर वैदिक समाज, तो उत्तर वैदिक समाज आपका कृषक सभ्यता था, बी का हो जाएगा तीसरा। ऋग्वैदिक समाज, ये आपका चारागाह तथा चारागाह से संबंधित हो जाएगा, सी का हो जाएगा पहला। और मध्यकाल जो था ये जमींदारी से संबंधित था, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 आप देख सकते हैं डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी नगरीय हो जाएगा। उत्तर ऋग्वैदिक सभ्यता ये कृषक। ऋग्वैदिक समाज किससे संबंधित है? तो ये चारागाह से संबंधित है। और मध्यकाल जमींदारी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने थे? तो ये बने थे 1971 और 1981 में। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी विकल्प सही हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में हुआ था। इसमें सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये भीमराव अम्बेडकर दलित प्रतिनिधि थे, इन्होंने भाग लिया था। और महात्मा गांधी भी जो है भाग लिए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन सही होगा। कौन भाग नहीं लिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे कुल, एक 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछा गया यहाँ पे। और एक क्वेश्चन पूछा था, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला जो क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए देखते हैं, जजमानी ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो उत्तर भारत से, ये का हो जाएगा पहला। बाराबलूट संबंधित है महाराष्ट्र से, बी का हो जाएगा तीसरा। मिरासी संबंधित है कर्नाटक से, सी का हो जाएगा दूसरा। और अडाडे संबंधित है तमिलनाडु से, डी का हो जाएगा चौथा। 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 आप देख सकते हैं यहाँ पे कि विकल्प जो सही होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अब सूची 1 को यहाँ भी सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो एक तरफ पुस्तक दिया गया है, दूसरी तरफ लेखक का नाम दिया गया है। तो सबसे पहला है आपका द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, ये लिखा गया है लाला लाजपत राय के द्वारा, तो ये का हो जाएगा तीसरा। फिर एक गीता रहस्य काफ़ी प्रसिद्ध है, हमेशा पूछा जाता है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है, बी का हो जाएगा चौथा। उसके बाद है अ नेशन इन मेकिंग, तो ये लिखा गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, तो सी का हो जाएगा पहला। और लास्ट में है इंडिया विंस फ्रीडम, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति यानी कि मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया है, तो रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा किया गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। याद रखिएगा पूछा गया नहीं है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही होगा, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगा देना और वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार जो है इसके प्रमुख कारण है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है अब निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहला दिया गया फतवा ए जहांदारी, तो फतवा ए जहांदारी जो है जियाउद्दीन ए बर्नी का है, और पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई का है, किताबुल हिंद ए अल मसूदी का है, और तबकात ए नासिरी किसका है, तो मिनहाज उस सिराज का है। तो यहाँ पे कालक्रम के अनुसार पूछा गया है व्यवस्थित करने के लिए, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले हो जाएगा किताबुल हिंद, तीसरा हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद होगा पृथ्वीराज रासो, फिर हो जाएगा तबकात नासिरी, सबसे लास्ट में होगा फतवा जहांदीरी। 3 2 4 1, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो एक तरफ अधिकारी दिया गया है, दूसरी तरफ उनका विहित कर्तव्य दिया गया है। दीवान ए तन का संबंध किससे है, तो यह जो है दीवान ए तन का संबंध है जागीर व वेतन को देखने से, तो ए का तीसरा है यहाँ पे। फिर आपका मुस्तारफी का संबंध हो जाएगा राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, तो यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, बी का होगा आपका चौथा, बी का हो जाएगा चौथा। फिर है मुशरिफ का संबंध है कार्यालय को संभालने के लिए, तो जो कि पहला ही था, तो सी का हो जाएगा यहाँ पे पहला। उसके बाद है आपका वाकियानवीस ये प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करने से है, तो प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करने से है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 3 4 1 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 4 1 2 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा, तो 3 4 1 2 बी विकल्प सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डी ऑप्शन शेख निजामुद्दीन औलिया दिया गया मुल्तान, जो कि गलत है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में स्थित है, कहाँ है, तो दिल्ली में स्थित है। और शेख सिराजुद्दीन उस्मानी को शेख निजामुद्दीन औलिया ने आईने हिंद की उपाधि दी थी, तो यदि पूछा जाए कि किसने निजामुद्दीन औलिया को आईने हिंद की उपाधि दी थी, तो सिराजुद्दीन उस्मानी ने दिया था। बाकी सभी सुमेलित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है, अजमेर में। शेख बुरहानुद्दीन गरीब का दौलताबाद में है, और शेख मोहम्मद हुसैनी का गुलबर्गा में है। बाकी जो है डी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है, तो यह सतलज, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सतलज नदी एक हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय की नदी है, जिसका उद्गम कैलाश श्रेणी से कहाँ से होता है, तो कैलाश श्रेणी से होता है, और यही नदी जो है सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन
हालचू हो गया, ओंजे या ओंगे कहीं कहीं लिखा रहता है, और सोमपेन और जोरवा। जोरवा जनजाति भी आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी कहलाते हैं। रेंगमा ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अन्य से भिन्न को चुनिए, यानी कि आपको भिन्न चुनना है, कौन सा अलग है इन सब से। तो अलग जो है बात करें, यहाँ आप देख सकते हैं बी का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम जो होता है दूसरा, और डी का होता है चौथा। तो 2 और 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 6। इस तरह इसको भी आप देख सकते हैं, एफ का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम होता है 6वां, और एच का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम होता है 8वां। तो 8 6 जोड़ेंगे 14 हो गया। इस तरह जे और यल को आप जो है जोड़ लीजिए। तो जे का क्रम होता है 10वां और यल का होता है 12वां, तो 22 हो गया। और एन और पी आप देख सकते हैं, एन का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम देखा जाए तो 14वां होता है, और पी का होता है 16। तो 14 और 16 जोड़ेंगे आप हो जाएगा 30, ना कि 31। तो भिन्न पूछा गया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका क्या है, अलग है। अगला प्रश्न है, इस कथन पर विचार कीजिए, क्या वैज्ञानिक धर्म में विश्वास करते हैं? पहला है हाँ, क्योंकि विज्ञान एक व्यवसाय है जो आस्था के रास्ते में नहीं आता। दूसरा, नहीं, क्योंकि तर्क एवं आस्था दोनों एक साथ नहीं आते हैं। तो कोड से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, या तो एक या फिर दो, जो है निष्कर्ष आपका निकलेगा। 33वां क्वेश्चन देखते हैं कि अगर रोज का 6821 जैसा कोड है, चेयर का कोड दिया गया है 73456 और प्रीच का कोड दिया गया है 96143, तो सर्च का कोड आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। तो सभी का कोड आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको जो है सेम कोड जो है वही लिख देना है सर्च का भी। तो यस का कोड आप देख सकते हैं, यस को यहाँ पे कितना कोड किया गया है, 2। यस को 2 कोड किया गया, तो आप 2 लिख दीजिए। फिर ई को आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 कोड किया गया है, 1 लिख दीजिए। ए को यहाँ चेयर में है ए, तो ए को कोड किया गया है 4, 4 लिख दीजिए। फिर है आपका आर, तो आर को आप देख सकते हैं चेयर में आर है, 6 कोड किया गया है, 6 लिख दीजिए। फिर है सी, तो सी पहला ही है चेयर में, 7 कोड किया गया है, 7 लिख दीजिए। फिर है आपका एच, तो एच चेयर में ही है, तो 3 कोड किया गया है, एच को 3 लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका सर्च का कोड। ऑप्शन में आप देख सकते हैं 21463, 21463, तो ए ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है अनअकैडमी पे यूपी पुलिस एसआई के लिए फ्री टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल है, जो कि 20 क्वेश्चन जो है डेली कराए जाते हैं इसमें, और जो है टाइम ड्यूरेशन जो है वो 30 मिनट का है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। लक्ष्य यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है, लोअर पीसीएस के लिए है, आरओ के लिए है। बैच कोर्सेज जो अनअकैडमी पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शनल यदि आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी या हिस्ट्री, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और साथ ही जो है 75 डेज का एक क्रैश कोर्स है यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस का 2021 के लिए, जो कि 6 अगस्त से जो है बैच शुरू हो रहा है। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दे दिया गया है। फिर आपका सीसेट के लिए ये जो प्रीलिम्स, सीसेट प्रीलिम्स के लिए जो है ये कराया जा रहा है, जो कि 11 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी आरओ के लिए बैच जो है शुरू हो गया है, जो कि 10 अगस्त से ये कोर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जो लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर ये ज़रूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप ज़रूर यूज कीजिएगा। उसके बाद सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है अनअकैडमी पे, और अनअकैडमी को आप जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको मटेरियल वगैरह जो है मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए भाई है बी का, सी पिता है ए का, डी भाई है ई का, तो डी का चाचा कौन है? तो यहाँ देख लेते हैं। कह रहा ए भाई है किसका, बी का। मान लीजिए ए भाई है बी का, और सी कह रहा है पिता है ए का। ये मान लीजिए सी हो गया, कह रहा है पिता है किसका, ए का। फिर कह रहा है कि डी भाई है ई का, डी कह रहा है भाई है किसका, ई का। तो ये मान लीजिए डी हो गया, कह रहा है भाई है किसका, ई का। तो डी का चाचा कौन है? तो यदि बी जो है वो डी का पिता है, बी क्या है, डी का पिता है, तो ए जो है बी का भाई है, ये क्या है, बी का भाई है। तो जो है
ए जो है वह डी का चाचा लगेगा। ये क्या लगेगा? डी का चाचा। तो पूछा है डी का चाचा कौन है, तो ए होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था? तो यदि 1 जनवरी 1995 को रविवार था तो 1 जनवरी 1996 को सोमवार होगा, क्योंकि 1 जनवरी 1996 एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 1 बढ़ जाती है, तो इसलिए 1995 को 1 जनवरी 1995 को रविवार था, तो 1 जनवरी 1996 को क्या होगा? सोमवार, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस का थीम, यानी कि टीबी दिवस जो कि 24 मार्च 2021 को मनाया गया उसका थीम पूछा गया है। तो थीम हो जाएगा आपका यहाँ पे द क्लॉक इज टिकिंग। टीबी यानी कि क्षय रोग दिवस का थीम क्या है इस बार का? तो द क्लॉक इज टिकिंग इस बार का थीम है। और यदि पूछा जाए कि क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के प्रसिद्ध गुच्छी मशरूम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 8, राज्यों की संख्या हो गई है 28। और दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश किया गया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो बन गया है उत्तराखंड, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और निम्नलिखित में से किसे नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रवि गायकवाड़ को, ये विकल्प सही हो जाएगा। और अंतिम जो क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है दिल्ली राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा, जो कि अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जीआईसी के लिए जीएस का 50वां मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एग्ज़ाम डेट है 19 सितंबर, कई बार बता चुके हैं 19 सितंबर 2021 को जीआईसी का एग्ज़ाम है और इसमें टोटल 120 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे और 40 क्वेश्चन आपके जो है जीएस से पूछे जाएंगे, जिनमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/3। तो ध्यान दीजिएगा। तो जो है ये आपका था जीआईसी का, और जो लोग जीआईसी जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है देखना चाहते हैं जीएस का, तो चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो जो है अपलोड है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।